डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र को परिभाषित किया और उनमें आपस में क्या रिलेशन है ये जाना। और इसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। तो आप सभी को पता है बेटा एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूला is the formula which represent the simplest ratio of atoms found in the molecule। मॉलिक्यूल या अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं के सरलतम अनुपात को दर्शाने वाला फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा, ये हम कल बात कर चुके थे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला which represent the actual number of atoms found in molecule। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है, तो क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। इन दोनों में रिलेशन क्या है, कल मैं आपको बता चुका हूं क्या रिलेशन था बेटा। इन दोनों में रिलेशन ये था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू अणु सूत्र बराबर n डैश इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। इतना याद हो गया होगा सभी बच्चों को। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बेटा। n डैश क्या बताया था आपको, n डैश था रिपीटेशन नंबर या फ्रीक्वेंसी या फिर पॉलीमराइजेशन नंबर, ठीक है। तो रिपीटेशन नंबर, फ्रीक्वेंसी और पॉलीमराइजेशन नंबर, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता था, मॉलिक्यूलर मास अणुभार अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। बात क्लियर बेटा, यहां तक ये कैलकुलेट करके इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन में क्या था, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स मतलब एम्पेरिकल फार्मूला, और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट करने वाला जो फार्मूला वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इतना सा याद रखना है आप लोगों को, बस सभी क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दी गई जानकारी से सबसे पहले एटम्स का मोल पता करना होता है, फिर उन एटम्स के मोल का रेशो निकालना होता है, फिर एम्पेरिकल फार्मूला लिखना होता है। यदि कोई और ज्यादा जानकारी दी गई हो उस ज्यादा जानकारी का उपयोग करके n डैश निकालते हैं, फिर अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। बात समझ में आई बेटा। देखिए कैसे, इसको देखते हुए आपको बात करते हैं। अब हम अपना जो है क्वेश्चन ये है बेटा, देखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 40% carbon, 6.66% hydrogen and 53.33% oxygen. The molecular mass of compound is 90. The molecular mass of compound is 90. Find the molecular formula of compound A C3H6
O3, B, C2, O4, H2, C, C3, H8, O3, D, C2, O4, H6। तो बेटा इसमें क्या है, सॉल्व करने के लिए कई बच्चे क्या फास्ट शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक चेक करते हैं कि इसके मॉलिक्यूलर मास पता कर लो, क्योंकि अणुभार पता करते ही अणु पहचानने में आ जाता है। पहले का अणुभार बताइए बेटा कितना, ए पॉइंट का अणुभार कितना है, 3 एटम कार्बन के, 6 एटम हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 एटम ऑक्सीजन के, 3 इंटू 16, 16 3 48 से 54, 12 3 36, 36 54 90। तो आंसर ये हो सकता है। दूसरा चेक करें, बी, 2 एटम कार्बन के, 2 इंटू 12, 4 एटम ऑक्सीजन के, 16 चौके 64 64, 2 एटम हाइड्रोजन के, 12 दूनी 24 और 64 88 तो 90। आंसर ये भी हो सकता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। चारों के मॉलिक्यूलर मास अलग अलग आ जाते, सभी के मॉलिक्यूलर मास अलग अलग आ जाते, तो कोई एक 90 होता जो क्वेश्चन में दिया है, उसको आंसर मान लेते। लेकिन यहां तो 2 चीजों का 90 आ चुका है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बिना सॉल्व किए भी आंसर देने का प्रयास किया हमने, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके। लेकिन बेटा हो गया दिक्कत, 2 मॉलिक्यूल्स का मास सेम आ गया, तो अब आंसर सॉल्व करना ही पड़ेगा। आंसर निकालने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तीसरे वाले में आप बात करें तो ये 92 आ जाएगा बेटा, और डी वाले में हम बात करें तो ये आ जाएगा 94। तो ये 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गए ऑप्शन। तो सॉल्व करते हैं बेटा, कैसे सॉल्व किया जाता है। एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन तथा 53.33% ऑक्सीजन है, तो उसका मूलानुपाती सूत्र बताइए पहले तो, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला से और अणुभार से आपको एन डैश निकालना है, फिर एन डैश की हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले लिख लो कार्बन, दूसरा लिख लो हाइड्रोजन, और तीसरा लिख लो ऑक्सीजन। जितना मात्रा दी है वो लिख लीजिए, गिवन 40%, 6.66%, 53.33%। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब माना कि हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है, लेट वी हैव 100 ग्राम सैंपल, लेट वी हैव 100 ग्राम सैंपल। माना कि हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है, तो 100 ग्राम सैंपल है, तो यहां पर ये कितना हो गया, 40 ग्राम, 6.66 ग्राम, 53.33 ग्राम। इसको ग्राम में क्यों बदला, ताकि हम मोल्स निकाल सकें। अब मोल्स निकालिए बेटा, मोल्स क्या होता है, मोल बराबर, मोल इक्वल टू, मोल्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, W अपॉन N इक्वल टू W अपॉन M। एटॉमिक भी होता है, और मोल बराबर W अपॉन M मॉलिक्यूलर भी होता है। बताओ इन दोनों फार्मूला में से कौन सा यूज करें। ये आपको मॉलिक्यूल्स के मोल बताता है, और ये आपको एटम्स के या परमाणुओं के मोल बताता है। तो बताइए बेटा कौन सा हम यूज करेंगे इन दोनों में से। तो ध्यान से देखो, डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन बोल रहा था सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स। एटम्स के मोल पता करना होता है इसमें। किसका पता करना होता है, परमाणुओं के मोल पता करना होता है।
बात क्लियर। यहाँ एटम्स के मोल पता करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करो, 40 अपॉन इसका एटॉमिक मास 12, 6.66 इसका मास दिया अपॉन इसका एटॉमिक मास 1। H2 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 2 नहीं लेना, क्योंकि एटम्स का सिंपल रेशो है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन में भी 53.33 अपॉन इसका एटॉमिक मास कितना है 16, O2 का 32 मत ले लेना, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो एटॉमिक मास लेना, क्योंकि हमें एटम्स के मोल निकालने हैं। चलो कैलकुलेट किए, कितने आ गए बेटा 3.33 मोल, 6.66 मोल, 3.33 मोल। अब देखिए ये मोल्स आ गए, इनका सिंपल रेशो पता करना है। ये तो होगा इनका रेशो। अब सिंपल रेशो बताइए बेटा, सिंपल रेशो क्या आया यहाँ पे 1:3:2:1, ये आ गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया इस रेशो के अकॉर्डिंग, कार्बन 1, एम्पेरिकल फॉर्मूला कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला बन चुका है। बात क्लियर। क्या बन गया बेटा, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। नोट कर दो बेटा इसको, एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू CH2O। अब इसी के मल्टीपल में बेटा एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसका 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना। तो बताओ बेटा किसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना है, कार्बन का 3 गुना, हाइड्रोजन का 3 गुना, ऑक्सीजन का 3 गुना। तो पहला आंसर हो गया। लेकिन ये मेथड नहीं है, अभी तो सॉल्व करके दिखाओ तो जाने। यहां पर क्या दिया बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बताओ, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 2, हाइड्रोजनों का 1 और ऑक्सीजन का मास 16, टोटल कितना आ गया बेटा 30। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला का वजन ले लिया। अभी अभी क्या बताया था आपको, ध्यान दें, मॉलिक्यूलर मास अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मतलब एन डैश आ गया। एन डैश देखो कितना आया, मॉलिक्यूलर मास तो बेटा इसमें 90 है, मॉलिक्यूलर मास 90 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 30 है। एन डैश कितना आया, एन डैश इक्वल टू 90 अपॉन 30, मतलब 3 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन डैश इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, याद आ गया बेटा, 3 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 आया तो C3H6O3 आंसर बन चुका है। बात क्लियर। इसको ध्यान से देखना बेटा, पहला आंसर हो चुका है अपना। इसमें ये ऑक्सीजन का रेशो बिगड़ रहा है, ये सेकंड आंसर नहीं हुआ, मास तो दोनों का सेम है। ए और बी में से कोई आंसर था तो कौन सा कंफर्म हुआ, इसको नोट कर लेना बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन an organic compound contains 75% carbon and 25% hydrogen. Find the empirical formula of compound. एक कार्बनिक यौगिक में 75% कार्बन और 25% हाइड्रोजन है, तो उसका यौगिक का
मूलानुपाती सूत्र बताइए। ए CH3, B CH2, C CH, D CH4। सिंपल सी बात है बेटा। सॉल्यूशन जो सॉल्व करने का भी तरीका बताया वो है, और एक दूसरा डायरेक्ट मेथड, दोनों से सॉल्व करते। पहले कौन लिख लें? कंटेंट्स कार्बन कितना है? 75%। हाइड्रोजन कितना है? 25%। हम क्या मानते हैं? लेट वी हैव 100 ग्राम सैंपल, यही मानते हैं ना बेटा। माना कि हमारे पास 100 ग्राम नमूना है, उसमें से अब ये क्या हो गया बेटा? 75 ग्राम। ये क्या हो गया? 25 ग्राम। अब इनके एटम्स के मॉल निकालते हैं, एन एटम्स। 75 अपॉन इसका एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, 25 अपॉन इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, फिर इनका रेशो निकालते हैं, ये मॉल आ जाते हैं। इन मॉल्स का रेशो निकालते हैं बेटा। 12 पंजे 60, 12 6 72, 6.25 अनुपात 25.00। इसका सिंपल रेशो निकालते हैं बेटा। सिंपल रेशो, सरल अनुपात, तो 6.25 से एक बार और 6.25 से ये 4 बार, 1:4 आ गया। तो बताओ बेटा क्या हुआ? CH4। बात क्लियर? मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ? एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशो से आता है। बात क्लियर है? मेथड सेकंड। मेथड सेकंड, कोई बच्चे को मान लो वहां पे एग्जाम के दौरान विधि भूल गया कि कैसे सॉल्व करें, क्या करेगा वो? पहले देखो CH3 है, CH3 लिखो। ए कार्बन का 12 अनुपात हाइड्रोजन के 3, तो 12 अनुपात कितना होगा बेटा? 4 एकम 4, 3 एकम 3, 1:3 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है क्वेश्चन में? 75 अनुपात 25। कार्बन हाइड्रोजन 75 अनुपात 25। 25 से 3 बार 3 अनुपात 1, और यहाँ 4 अनुपात 1। तो पहला ऑप्शन हो सकता है? नहीं। ऑप्शन भी चेक करेंगे। CH2, CH2 का मतलब है बेटा 12 अनुपात 2, 6 अनुपात 1। यहाँ भी 3 अनुपात 1 है बेटा क्वेश्चन में, अभी भी मैच नहीं किया। सी ऑप्शन चेक करें। CH का मतलब है अपने पास 12 अनुपात 1, ये भी मैच नहीं किया। तो लास्ट CH4, D CH4, 12 इसका 4 इसका, 12 अनुपात 4, यानी 1:3 बन गया, मैच कर गया। तो ऑप्शन मेथड से भी आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बात क्लियर बेटा? ऑप्शन चेक करने वाली मेथड से भी आप बना सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम कब आती है? जैसा पिछले क्वेश्चन में आया था, 2 बार 90 आ गया, तो भी ऐसा दिक्कत नहीं है, कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मेथड सीखना जरूरी है। ठीक है। अब इसी तरह से अब बात करते हैं हम आगे। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन an organic compound contains 80% carbon and 20% hydrogen. 80% carbon and 20% hydrogen. Find the empirical formula of compound. And also find molecular formula. If molecular mass is
30। मान लो अणुभार 30 है तो अणुसूत्र भी बताइए। अब A CH2O, B C2H6, C C2H4O2, D। अच्छा बेटा इस काम करो इसमें, क्योंकि दो दो क्वेश्चन है तो दो के ऑप्शन बनाना सही नहीं है, हटा दो इसको ऑप्शंस को। इसमें कितने क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन एम्पिरिकल फार्मूला का और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का है। दो दो का ऑप्शन बनाओगे तो ठीक है, फिर भी चाहो तो ऐसे बना लो। ए पहले एम्पिरिकल फार्मूला का ऑप्शन है CH2O, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला का ऑप्शन है C2H4O2, B CH C2H2, C CH3 C2H6, D CH2O CH2O। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम बता रखे। बताओ बेटा कौन सा आंसर? पहले एक चीज ध्यान दो, इस क्वेश्चन में परसेंटेज देखो कितना कितना है। एक है आपका 80%, 80%, और दूसरा 20%। 80 और 20 कितना हो गया? 100%। उसमें कोई अदर एलिमेंट नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। यदि परसेंटेज का सम 100 हो गया तो तीसरा एलिमेंट कहां से आया? नहीं है। मतलब ये वाला ऑप्शन फर्जी और ये वाला ऑप्शन भी फर्जी। ऑक्सीजन का तो अमाउंट ही नहीं दिया, तो ऐसे लिखता, मान लो एक 60% है और कार्बन, और दूसरा मान लो 10% है हाइड्रोजन, तो अपने आप जो बचा हुआ परसेंट है मान लो 30% वो ऑक्सीजन का हो जाता। ऐसा इसमें बचा हुआ परसेंट नहीं है, दोनों का 100 हो गया, तो तीसरा एलिमेंट तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हैं। एग्जाम बहुत ही सिंपल होता है, बस आपके लॉजिक चाहता है वो। दो ऑप्शन आपने कैंसिल कर दिए, बचे ऑप्शन 2। इसमें आप देखिए C2 और H2 का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 12 दूने 24 और 2 26। ये भी गलत हो गया, 30 आना चाहिए। 12 दूने 24 और 36। आंसर बन गया कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ये मेरा मेन उद्देश्य है। तो लिखिए बेटा सॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्व करना आना आवश्यक है, जरूरी है, इसलिए आप जिसको देखें बेटा, पहले कार्बन लिख लें 80%, हाइड्रोजन लिख लें 20%। माना 80 ग्राम इसके हैं और 20 ग्राम इसके हैं। लेट मोल कैलकुलेट कर लें, 80/12, 20/1, इनका रेशो निकाल दें बेटा, तो क्या आ गया? 12 65 12 6 72, 6.66 रेशो 20, ये इनका रेशो आ गया मोल्स का। अब इसका सिंपल रेशो निकालो बेटा। सिंपल रेशो क्या हुआ? 6:18, यानी कि 1:3। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 3, तो CH3। ऐसा कहां दिखा बेटा? ये। और इसका मास कितना गया CH3 का? मास 15। एनडेस कितना आया? 30। मॉलिक्यूलर मास अपॉन 15 2 आ गया बेटा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा? एनडेस इंटू CH3, 2 इंटू CH3 C2H6 है। अब क्लियर? कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं। नोट करो इसको। अब इसी तरह और भी मैं एक बार और लाइव जाऊंगा बेटा प्रैक्टिस के लिए। आपके क्वेश्चंस बहुत सारे करवाने होते हैं, इतने क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीट और IIT में
मेंस हो चाहे एडवांस हो, दोनों में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी थ्योरी इसमें अभी कंप्लीट करते रहें, और अब मैं एक्स्ट्रा जो लाइव क्लासेस लूंगा उनमें आपके लिए और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर, मतलब डीपीपी के फॉर्म में पहले अच्छे क्वेश्चन लूंगा, जिनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, लिखने के बाद उनको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब लिखिए बेटा इसमें आज लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट, मुझे ये बता, लिमिटिंग रीजेंट का हिंदी नाम क्या है? सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक क्या नाम है बेटा इसका? सीमांत अभिकर्मक। वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया के दौरान पहले खत्म हो जाता है, अथवा जिसकी वजह से अभिक्रिया रुक जाती है, अथवा जो अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा निर्धारित करता है, अथवा जिसकी मात्रा सीमित होती है, अथवा जिसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या कम होती है, अथवा जिसकी सापेक्ष मात्रा कम होती है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। मतलब द रिएजेंट अभिकर्मक ए which is in limited amount, which is in limited amount, जो कि सीमित मात्रा में है, which is in limited amount, limited amount जो कि सीमित मात्रा में है, और whose relative amount is limited, relative amount is less, वह अभिकर्मक जिसके रिलेटिव अमाउंट कम है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। The reagent which is in limited amount or whose relative amount is less, or B which is consumed earlier during the reaction, which is consumed earlier during reaction, अभिक्रिया के दौरान जो पहले खत्म हो जाता है। और सी, तो वह अभिकर्मक जिसके सापेक्ष मात्रा कम हो या लिमिटेड अमाउंट में हो, या वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पहले खत्म हो जाता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। अथवा वह अभिकर्मक द रिजेंट which decides the amount of product, वह अभिकर्मक जो उत्पाद की मात्रा निर्धारित करता, प्रोडक्ट की अमाउंट निर्धारित करता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। और या फिर डी, द रिजेंट which has less number of gram equivalents, number of gram equivalents is limiting reagent, तो सीमांत अभिकर्मक है। या द रिजेंट और ए which is responsible for stoppage of reaction, जो अभिक्रिया के रुकने के लिए उत्तरदायी होता है, is known as limiting reagent, is known as limiting reagent। क्या बोलेंगे बेटा? reagent which is in limited amount, जो कि सीमित मात्रा में है, और या whose relative amount is less, जिसकी सापेक्ष मात्रा कम है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। या अथवा which is consumed earlier during the reaction, जो अभिक्रिया के दौरान पहले खत्म हो जाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। which decides the amount of product is known as limiting reagent, तो the reagent which decides the amount of product, वह अभिकर्मक जो उत्पाद की मात्रा निर्धारित करता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। The reagent which has less number of gram equivalent is known as limiting reagent, तो वह अभिकर्मक जिसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या कम हो, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। The reagent which is responsible for stoppage of reaction is known as limiting reagent, तो वह अभिकर्मक जो कि अभिक्रिया के रोकने के लिए उत्तरदायी होता है, उसको सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। बात क्लियर?
अब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, कैसे कि कोई भी प्रोसेस जिसकी वजह से रुकती है उसको सीमांत अभिकर्मक माना जाता है। कोई भी प्रोसेस या कोई भी प्रक्रिया जिसकी वजह से रुकती है उसको आप उसका सीमांत अभिकर्मक मानेंगे। जैसे सपोज करो बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। ये एक हॉल है, हॉल तो बाद में लेंगे, कंडीशन दे रहा हूं मैं, रिएक्शन दे रहा हूं, प्रोसेस दे रहा हूं। एक आदमी या वन पर्सन कंज्यूम्स, मान लो ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल के अलावा भी पॉसिबल, लेकिन नॉर्मली हम ये मानते हैं 1 पर्सन कंज्यूम्स 4 चपातीज। एक आदमी कितना चपाती खाता है बेटा? मान लो, लेट मानने में क्या जाता है, मान लो एक आदमी 4 चपाती खाता है। कितनी चपाती खाता है बेटा? 4 चपाती खाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 4 चपाती खाने में, अब एक कंडीशन दी जाए, एक हॉल है और दूसरा हॉल है और तीसरा हॉल है, 3 हॉल है। तो पहले हॉल में आप कहिए कि 10 पर्सन है और 50 चपाती है। तो बताओ खाने की प्रोसेस कौन की वजह से रुकेगी, पर्सन की वजह से या चपाती की वजह से? बोलिए कितना पर्सन कितना खाता है? 1 पर्सन 4 चपाती, तो 10 पर्सन कितना चपाती खाएगा? 40 चपाती। अभी भी 50 चपाती गिवन है, 10 चपाती बच जाएगा। कौन सेटिस्फाइड पहले हो गया? पर्सन खत्म, 10 चपाती अभी भी इसमें बचा हुआ है। तो अब कोई खाने की प्रोसेस रुक गई, क्यों? क्योंकि पर्सन नहीं है, अब पर्सन सेटिस्फाइड हो गए। तो पर्सन इज लिमिटिंग रीजन। दूसरे कंटेनर में ऐसे बोला कि 10 पर्सन है और 20 चपाती है। अब क्या होगा बेटा? 10 पर्सन है, एक पर्सन 4 चपाती खाएगा, दूसरा अगला 4 खाएगा, तीसरा अगला 4 खाएगा, चौथा अगला 4 और पांचवा अगला 4। तो 5 पर्सन 20 चपाती खत्म कर देगा। इनमें से 5 पर्सन बचे रहेंगे, 5 पर्सन 20 चपाती खत्म कर देंगे। अभी भी 5 पर्सन बचा हुआ है। तो पर्सन एक्सेस रीजेंट है और चपाती लिमिटिंग रीजेंट है। बात क्लियर? ऐसे ही मान लो किसी ने बोला 10 पर्सन और 40 चपाती, तो यहां पर ना तो पर्सन लिमिटिंग है ना ही चपाती लिमिटिंग है, दोनों एक साथ खत्म होंगे, यानी सेटिस्फाइड। 10 पर्सन सेटिस्फाइड होंगे, 40 चपाती खत्म होंगे। तो नाइदर पर्सन नॉर चपाती आर लिमिटिंग रीजेंट। बात क्लियर? तो सीमांत अभिकर्मक पहचानने का ये तरीका ये सही है। टाइम कितना हुआ? 40 36। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, उससे समझ में आ जाएगा ये कि कैसे पता करते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक को पता करने के तरीके क्या है? शॉर्ट में लिख लो बेटा, इतनी परिभाषा, इतनी लंबी परिभाषा आपको याद हो ये जरूरी नहीं है। क्या दे दिया? 4 परिभाषाएं 5 परिभाषाएं एक साथ दे दी हैं। गलत। तो क्या करें? शॉर्ट में कर देते हैं इसको। LR रिएजेंट whose, वह अभिकर्मक जिसकी A ग्राम इक्विवेलेंट और B रिलेटिव अमाउंट इज लेस इज LR। मैन तो यही है। इससे आप LR फास्ट तरीके से पहचानेंगे। वह अभिकर्मक जिसकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या कम हो अथवा जिसके सापेक्ष मात्रा कम हो सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। बात क्लियर? तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू W/E। जिसका W/E कम है वो सीमांत अभिकर्मक है। रिलेटिव अमाउंट क्या बताया था मैंने आपको? RA नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम है वो भी सीमांत अभिकर्मक है। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, H2 + N2 देता है निमोनिया, सॉरी अमोनिया। क्या देता है? अमोनिया। तो बेटा 3H2 बैलेंस कर लो पहले,
पट्टू अमोनिया। मान लो यहां पर आपको दिया है 10 ग्राम और यहां दिया 28 ग्राम। तो बताइए बेटा कौन सीमांत है? विच इज एलआर? विच इज एलआर? कौन लिमिटिंग रीजेंट है? कौन सीमांत अभिकर्मक है? कौन सा एक्सेस अभिकर्मक है? कौन सा आदिक्य अभिकर्मक है? तो हमेशा ध्यान रखना, सीमांत अभिकर्मक या आदिक्य अभिकर्मक लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको। किसमें मिलेगा बेटा? लेफ्ट साइड में, क्रिया कारक की ओर मिलेगा, उत्पाद की ओर नहीं। तो इधर बताओ क्या हो गया? पहले इसके मोल निकाल लो, इसके मोल निकालो। कितना के मोल बराबर 10 अपॉन इसका W अपॉन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास 2 होता है हाइड्रोजन का, 5 मोल आ गए बेटा। और इसके मोल कितने आ गए बेटा? 28 अपॉन इसका भी अणुभार कितना N2 का? 28, 1 मोल आ गए। बात समझ में आई? मतलब हाइड्रोजन के मोल आ गए 5 और नाइट्रोजन के मोल आ गए 1 मोल। अब इनका रिलेटिव अमाउंट बताओ। अरे रिलेटिव अमाउंट क्या होता है? मोल अपॉन रस समीकरण मितीय गुणांक। तो इसके 5 मोल और रस समीकरण मितीय गुणांक 3, 5/3 1.66। इसकी आरे कितनी आ गई बेटा? मोल अपॉन इसके रस समीकरण मितीय गुणांक कुछ नहीं तो मतलब 1/1 बताओ इन दोनों में इसका आरे बड़ा है, इसका आरे बड़ा है। हाइड्रोजन का आरे ज्यादा है, नाइट्रोजन का आरे कम है। तो जिसका रिलेटिव अमाउंट कम होता है वो सीमांत। नाइट्रोजन इज एलआर, नाइट्रोजन सीमांत अभिकर्मक है। हाइड्रोजन इज एक्सेस रीजेंट ER, एक्सेस रिएजेंट ER। हाइड्रोजन इज ER। पहचान गए बेटा? इस तरह से आज हमने इसमें सीमांत अभिकर्मक पहचानना सीख लिया है। कल इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। आज लास्ट के डेफिनेशंस को 2-3 बार आप ध्यान से पढ़ें ताकि इनके क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है बेटा? तो सीमांत अभिकर्मक की आज क्या है डेफिनेशन कंप्लीट हुई। और इसी तरह साथ बने रहिए बेटा। थैंक यू।